हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल फिजिक्स मंत्रा बाय चौहान सर। कैसे आप सभी। तो सर्कुलर मोशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोगों का नया चैप्टर शुरू होगा, वर्क एनर्जी पावर। और अभी सर्कुलर मोशन, फ्रिक्शन, एलएम, काइनेमेटिक्स, 1D 2D, अभी इन सब के यूज यहाँ पर हम लोग करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कहना है कि बिल्कुल पूरी तरीके से हमने अंत ही कर दिया है फ्रिक्शन का, सर्कुलर मोशन का, वह एक तरह से एलएम का अभी अंत हुआ नहीं है उसका। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे, एलएम की बात होगी, फ्रिक्शन की बात होगी, सर्कुलर मोशन की बात होगी, काइनेमेटिक्स की बात होगी। मतलब जैसे तुम आगे बढ़ोगे वैसे वैसे जो पुराने चैप्टर तुमने पढ़ रखे हैं उनका अप्लीकेशन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, वर्क एनर्जी पावर में एलएम, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पर देखेंगे दोबारा। ठीक है, और काइनेमेटिक्स वाली बातें भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा आप एक बेसिक आइडिया दे दें। ये चैप्टर एक तरह से फिजिक्स की बैकबोन कहा जाता है। इस चैप्टर को फिजिक्स की बैकबोन मतलब कि एक रीढ़ की हड्डी जो होती है ना, जो इंसान को जिंदा रखती है, वैसे फिजिक्स में वर्क एनर्जी पावर होता है। अगर इसको आपने अच्छे से सीख लिया तो मतलब ऐसा कोई चैप्टर इसके बाद तुमको नहीं मिलेगा जिसमें एनर्जी वर्ड ना मिले। एनर्जी है तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं कैलकुलेट करोगे बाय द हेल्प ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। ठीक है, वहां पर मतलब चीजें आपको दो चीजें दिखनी तय, एक वर्क एनर्जी थ्योरम एंड दूसरी क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इस चैप्टर की जो इंपॉर्टेंस है, ज़्यादा हम कहानी सुना करके आपको टाइम बर्बाद नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, बाकी कितनी इसकी इंपॉर्टेंस है हम जैसे से आगे बढ़ेंगे, जैसे हम लोग पढ़ेंगे रोटेशन, सेंटर ऑफ मास, ऑसिलेशन, ग्रेविटेशन। ठीक है, मैकेनिक्स में ये सब मेजर टॉपिक होते हैं जिनसे एक बढ़िया कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल बनता है जेई लेवल पे और नीट लेवल पर भी। ठीक है, तो वर्क एनर्जी पावर की जो इंपॉर्टेंस है बहुत बेहतरीन, और इसको आप बहुत आराम आराम पढ़िएगा, बहुत इंजॉय करके पढ़िएगा, फील करके पढ़िएगा। ठीक है, वर्क डन की जो बेसिक परिभाषा तुमने पहले से पढ़ रखी, एफ इंटू डी कॉस थीटा, उससे तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। एफ इंटू डी कॉस थीटा कैसे बना है, कैसे कैलकुलेट हुआ है, वो चीजें मतलब तुमने आज तक सीखी नहीं होंगी। ठीक है, सिंपल तुमने एफ इंटू डी कॉस थीटा पढ़ लिया मतलब कि तुम्हें वर्क निकालना आ गया, बट ऐसा नहीं है, उससे भी चीजें बहुत आगे जा सकती हैं। अब उसके लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है जो तुमको सोचने के लिए एक तरह से मजबूर करे, या सोचने के लिए तुमको वो पाथ दिखाई दे, पाथ दिखावे। तो वो जो मीडियम होता है वो टीचर होता है। ठीक है, नहीं आपका ब्रेन तो पूरी तरीके से खाली है, उसमें एफ इंटू डी कॉस थीटा डाल दिया जाए और बोला कि बस ये इकलौता फार्मूला है और ये तुम्हारी दुनिया है, इससे आगे पीछे तुम्हें अब कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक है, तो वो चीज़ मतलब बेसिक बात हो जाती है। उन सब चीज़ों पर हम लोग पहले से ही चर्चा कर चुके हैं। एफ इंटू डी कॉस थीटा क्या होता है, 9th क्लास हो गया तुम्हारा। जो बच्चे 11th की तैयारी करने बैठे हैं, 11th की क्लास कर रहे हैं अभी फिलहाल, तो उनको भी ये चैप्टर मिलेगा, वर्क एनर्जी पावर। और जो 12th पास आउट हैं वो ये चीज़ पढ़ चुके होंगे। ठीक है, बट उस चीज़ को आप कंपेयर कर, जो बच्चा पढ़ के बैठता है वो चीज़ यहाँ से कंपेयर करेगा कि उसको पहले कितना मिला था, आज कितना मिल रहा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे बेहतरीन चैप्टर इस पूरे फिजिक्स का, 11th 12th का मिलाकर के जितने भी चैप्टर होते हैं उन सभी चैप्टर में से वर्क एनर्जी पावर का एक अलग ही लेवल होता है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी पावर। ठीक है, कार्य ऊर्जा शक्ति। अब इसमें सबसे पहले आपको इस वर्क पर चर्चा करनी है। ठीक है, वर्क पर हमको चर्चा करनी है। वर्क होता क्या है। ठीक है, वर्क या वर्क डन कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो वर्क डन क्या होता है, इसकी जो बेसिक परिभाषा तुमने 9th क्लास 11th क्लास में पढ़ रखी है। वर्क डन की जो परिभाषा होती है, इट इज द वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स इफ बॉडी डिस्प्लेसेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये अंग्रेजी में इसकी परिभाषा हो गई। ठीक है, बाकी आपको परिभाषा के अलावा चीजों को अच्छे तरीके से समझना है।
तो इसको समझते हैं। जैसे मान लो कोई एक बॉडी है, इस बॉडी का कुछ मास मान लो, m मास मान लो, और इस पर हमने कोई बल लगाया F, ठीक है, F बल हमने लगाया। तो ये जो बॉडी है, इनिशियल पॉइंट इसका यहाँ पर है, फाइनल पॉइंट बॉडी का यहाँ पर कहीं, ठीक है। ये जो बॉडी है इसमें विस्थापन आ गया d का, विस्थापन कितने का है, d है, ठीक है। बल यहाँ पे इस पे जो फोर्स है कंटिन्यू लग ही रहा था। क्वेश्चन यहाँ पर ये बना कि वर्क कितना हुआ। वर्क की जो परिभाषा होती है, वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स इफ बॉडी डिस्प्लेसेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। केवल और केवल वर्क उन्हीं बल के द्वारा होता है जिन बलों की डायरेक्शंस, जिन फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो अभी हमने एक ऐसा केस उठाया जहां पर फोर्स पहले से क्या है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। तो वर्क यहाँ पर कितना होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है या नहीं है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में पूरा 100% है, तो जो वर्क होगा अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन F इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। ये तो कैलकुलेशन हो गया, ठीक है, F इंटू डी। अब इसे में ये कहा जाता है कि मान लो बॉडी पर जो बल हमने लगाया मेकिंग सम एंगल थीटा, ठीक है, ये F है, इसका एक कंपोनेंट इधर बन जाएगा, बोलो F cos थीटा, और एक कंपोनेंट यहां पर आएगा F sin थीटा, ठीक है, F sin थीटा। ये इनिशियल पॉइंट फिर से यहां पर मान लेते हैं बॉडी का ये, और ऐसे बल लग रहा है इस पर जो फोर्स है ऐसे कंटिन्यूअस लग रहा था, ठीक है। और बॉडी में जो विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, वो हमने आज भी मान लिया d है। इस केस का वर्क कितना होगा, वर्क यहां पर आप लिखोगे तो क्या बन जाएगा, बोलो फोर्स विच इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। उस फोर्स को आपको देखना है और इनटू क्या करना है, बॉडी में कितना विस्थापन है, कितना डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स विच इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स विच इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हमने ये जो फोर्स अप्लाई किया, इस फोर्स का एक कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में था, दूसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हमें केवल उसी फोर्स की बात करनी है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो, ठीक है। बॉडी जमीन पर चल रही है तो विस्थापन का जो सदिश होगा, डायरेक्शन होगी, वो हॉरिजॉन्टल में ऐसे बन रही है। समझ में आ रही बात, ये F इंटू डी या F cos थीटा इंटू डी हो गया, ठीक है। W कितना होगा, बोलो फाइनली F इंटू डी cos थीटा। ये फार्मूला है। अब इसमें देखो कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे मान लो पहला पॉइंट हम ये कहें कि अगर एक स्पेशल केस मान लें कि थीटा का जो वैल्यू है एग्जैक्ट 90 डिग्री, ठीक है। तो ये बात पहले से तुमको पता है, cos 90 का जो वैल्यू होता है क्या होता है, 0। तो फाइनली W कितना हो जाएगा, बोलो 0। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये बन सकता है कि अगर थीटा का वैल्यू 90 से कम है तो W कैसा बन जाएगा, बोलो पॉजिटिव बन जाएगा। तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा है तो W कैसा बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव। इतनी बात आई समझ में। तो वर्क डन की यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी, बल है लेकिन उस बल के द्वारा विस्थापन नहीं है, या बॉडी में डिस्प्लेसमेंट है बट वो जो डिस्प्लेसमेंट है फोर्स के परपेंडिकुलर है, तब भी वर्क नहीं होगा। ये एक ऐसा केस जहां पर थीटा क्या है, 90 से कम, मतलब कि बॉडी में डिस्प्लेसमेंट तो है बट जो F और D के बीच का एंगल है वो 90 से कम है, ठीक है। तो ये 3 पॉसिबिलिटी हो गई। अच्छा, इसमें जो थीटा है, थीटा आप याद रखना, थीटा क्या है, थीटा होता है एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब ये बताओ कि जो वर्क है कैसी क्वांटिटी, वेक्टर एक स्केलर है, ये इस पर भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं बेसिक से। वर्क इज अ
स्केलर क्वांटिटी, W इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब तुम देखो इसमें हमने ये लिखा कि F एक वेक्टर है और D यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर कब हो सकता है? जब उनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन रहा हो यहाँ पे? कॉस थीटा। तो अगर हमें W ये पता है कि स्केलर है, तो W जो बनेगा ये बनेगा F वेक्टर डॉट डी वेक्टर, F वेक्टर डॉट डी वेक्टर। कुछ न्यूमेरिकल इस पर भी आपको मिलेंगे, F वेक्टर डॉट डी वेक्टर। समझ में आ रही बात? ये बात तुमको पहले से पता है कि डॉट मल्टीप्लीकेशन हटाने के लिए डॉट जैसे हटाते हैं तो फाइनली यहां पर क्या बन जाता है? F इंटू डी कॉस थीटा, ठीक है। ये बात हो गई। अच्छा, यूनिट की बात कर लेते हैं हम लोग। यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है बोलो? यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है, यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। यूनिट ऑफ वर्क इज, पहला हमारे पास पैरामीटर होगा SI और दूसरा होगा CGS। SI में क्या होता है देखो, बल न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मीटर, क्या बन जाएगा? न्यूटन इंटू मीटर। अब इसको ही कहा जाता है जूल, न्यूटन इंटू मीटर या जूल, ठीक है। सीजीएस की बात करें, सीजीएस में क्या होता है? सीजीएस में होगा ये, न्यूटन को हम क्या लिखेंगे? डाइन नहीं, डाइन इंटू सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको ही कहा जाता है बच्चों अर्ग। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अर्ग। न्यूटन इंटू मीटर को जूल कहा गया और डाइन इंटू सेंटीमीटर को अर्ग कहा गया। अब एक बेसिक सी बात आपसे पूछेगा कि 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है? 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है? तो ये बात तुमको पहले से पता है। जूल में न्यूटन इंटू मीटर है और अर्ग में क्या है? डाइन इंटू सेंटीमीटर। अब देखो यहां पर तुम्हें न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना है? डाइन में, मीटर को सेंटीमीटर, ठीक है। न्यूटन को डाइन कन्वर्ट करना है और मीटर को सेंटीमीटर। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है बोलो? 10 की पावर 5। और 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा? 10 की पावर 2। तो 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 2 क्या बन गया? 10 की पावर 7। तो 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है? देखो ये सब ओरली कैलकुलेशन करो। 10 की पावर 7 अर्ग। 1 जूल बराबर क्या होगा? 10 की पावर 7 अर्ग। इतनी बात आ रही समझ? ये बेसिक चर्चा, इसको हम कहते हैं बेसिक चर्चा, ठीक है। 9वीं क्लास हो गई, 11वीं क्लास हो गई, जो बच्चा पुदीने के पेड़ पे चढ़ना चाहता है उनके लिए, ठीक है। बट इससे बात नहीं बननी तुम्हारी, ठीक है। ये तो तुमको किताब में कोई भी टीचर तुमको पढ़ा सकता है, बट हम वो चीज जानने के इच्छुक हैं जो हम नहीं जानते। हम जानते बट आप नहीं जानते, है ना। वो चीज आपको हम बताएंगे। तो पहले आप इतना आप छाप लो इसको एक बार अच्छे से। ये जो पैरामीटर यहाँ पे 1 जूल 10 की पावर 7 अर्ग, ये वाला जो है ना, ये क्वेश्चन नीट में चुटकुला टाइप पूछ लेता है, ठीक है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है और यहाँ पर F वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर W आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे D जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट के बारे में तुम पहले जानते हो, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ठीक है। चलिए बेसिक चर्चा हो गई। अब हमें इसको और अच्छे समझना है कि वर्क होता क्या है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में एनर्जी तुम पढ़ने जाओगे तो वहां पर भी तुमसे एनर्जी तो कहेगा बट तुमसे वर्क पूछ लेगा, ठीक है। एक तरह से चीटिंग हो जाती है कि बच्चा एनर्जी की बात करने बैठा और वहां पर वो वर्क पूछ बैठे, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं कि वर्क वास्तविकता में कब होता है और कब नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए एक बात तुम ये बताओ, अब थोड़ा हम लोग
कंपटीशन लेवल के अप्रोच से चीज़ों को सीखते हैं। न्यूटन साहब का नाम सुना होगा सभी ने, ठीक है, न्यूटन साहब का नाम सबने सुना है। न्यूटन साहब एक बात बोले थे कि जब किसी बॉडी पर बल लगाया जाता है तो बल जो होता है बॉडी में एक एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करता है। बल क्या करेगा, एक एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करेगा, और एक्सेलेरेशन जैसे आएगा वो एक्सेलेरेशन करना क्या चाहता है, सबका अपना अपना एक पर्पज होता है, सबका अपना अपना एक मोटो होता है कि बल का जो पर्पज है वो बॉडी में एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करने के पर्पज से आता है। और जैसे ही एक्सेलेरेशन आएगा, एक्सेलेरेशन का पर्पज होता है बॉडी की वेलोसिटी चेंज करना, और जैसे वेलोसिटी चेंज होगा तो उसके हिसाब से बॉडी का विस्थापन चेंज होगा, डिस्टेंस चेंज होगा, पोजीशन चेंज होगा। बट ये बात देखो, यहाँ पे बल तो है बट एक्सेलेरेशन जीरो है। कहानी में एक नया मोड़ आ गया, कहानी में एक नया मोड़ आ चुका है। बल है बट एक्सेलेरेशन है कितना, जीरो। तुम याद करो, इससे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़े तो वहां पर तुमसे कहा जाए कि मान लो बॉडी का मास 1 kg है और हमने फोर्स अप्लाई किया 10 न्यूटन, या मान लो कि यहाँ पर हमने अप्लाई किया 1 न्यूटन, ठीक है। बताओ एक्सेलेरेशन कितना होगा। तुम आंख बंद करके बोलोगे गुरुजी बल बटे मास मतलब कि 1/1 मतलब कितना बन गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात हम पहले से पढ़ चुके। बल का वैल्यू यहां पर तुम 1 न्यूटन से कम करके 1/2 कर लो तब भी इस पर एक्सेलेरेशन आएगा, 1/10 कर लो तब भी एक्सेलेरेशन आएगा। बट इसके बाद तुमने एक टॉपिक पढ़ा जिसका नाम था फ्रिक्शन, ठीक है। उस फ्रिक्शन ने क्या किया था, बॉडी पर बल था लेकिन उस बल के द्वारा एक्सेलेरेशन नहीं था। ये बात हमने आपको बताई थी कि अगर हम ये कहें कि मान लो बॉडी पर 1 न्यूटन बल लगाया, एक्सेलेरेशन जीरो था, 1 न्यूटन पर एक्सेलेरेशन जीरो, हमने 2 न्यूटन किया तब भी एक्सेलेरेशन जीरो, 10 न्यूटन किया तब भी एक्सेलेरेशन जीरो, जैसे हमने 30 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया बॉडी में एक मूवमेंट स्टार्ट हो गया। तो न्यूटन साहब गलत नहीं, न्यूटन साहब ऐसा नहीं कि मतलब न्यूटन साहब ने बात बोली कि जब भी फोर्स अप्लाई होगा वो फोर्स एक्सेलेरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। वो इस बिहाफ पर बोल के गए थे कि जहां पर बॉडी रखी गई है वो सरफेस स्मूथ होना चाहिए। अगर रफ सरफेस है तो न्यूटन साहब कहेंगे भैया पहले तुम फ्रिक्शन से निपटो फिर हमारे पास तब आओ तुम। तो पहले फ्रिक्शन से तुम्हें निपटना पड़ेगा, तब न्यूटन साहब आएंगे बोले कि चलो ठीक है एफ नेट कुछ बचा है, उस एफ नेट के द्वारा एक्सेलेरेशन हमसे ले लो। बट अभी एफ नेट है कितना, 1 0 मतलब कि यहाँ पे 1 न्यूटन आगे लग रहा, तो 1 न्यूटन कहाँ लग रहा, पीछे साइड। वो पीछे कौन लगा रहा, फ्रिक्शन। इस बॉडी पर 2 न्यूटन लगा, एक्सेलेरेशन 0 मतलब कि 2 आगे 2 पीछे, वो 2 किसने लगाया, फ्रिक्शन ने। ये बात हो गई। शायद यहां पर ऐसा है कि जैसे हमने फोर्स एफ अप्लाई किया, इस फोर्स के द्वारा बॉडी में एक्सेलेरेशन कितना है, 0, बट बॉडी ने अपनी पोजीशन चेंज की। बॉडी में इनिशियल पोजीशन, ये क्या है इसकी फाइनल पोजीशन। एक्सेलेरेशन कितना था, 0, एक्सेलेरेशन 0 मतलब कि यहां पर एक्सेलेरेशन 0 है, अंतिम जो वेलोसिटी होगा फाइनल वेलोसिटी वो भी कितना होगा, 0। तुम ये बताओ बल है बट एक्सेलेरेशन 0, या यूं कह सकते हैं कि एक्सेलेरेशन 0 होने का मतलब कि बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा। अब वेलोसिटी में चेंज ना होना एक तरह से इस चैप्टर की कहानी है, या इसको इसी तरीके से डिफाइन किया गया, इसी तरीके से डिसाइड किया गया कि जब आप बल कैलकुलेट करने जाओ तो वहां पर बॉडी की एनर्जी जो होती है ना, काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं उसको, बॉडी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। वर्क कैलकुलेट करते समय इस बॉडी की वेलोसिटी या कह सकते हैं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी की बात करें इसकी 0 है, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल कितना है, 0। मतलब कि यहां पर जो भी वर्क हो रहा वो वर्क करना क्या चाहता है। भाई तुम काम करोगे, एक बेसिक सी बात बताओ कि तुम काम करोगे तो तुम्हें पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं कि तुम काम भी कर रहे हो और तुम्हारे खाते का पैसा बढ़ भी नहीं रहा।
ठीक है, ये नहीं कहना कि हम सर जो है कमाते हैं और खर्च कर देते हैं, ठीक है। काम हो रहा बट तुम्हारे खाते का पैसा नहीं बढ़ रहा। क्या मतलब निकला? वर्क तो है, वर्क यहां पर कितना है, F इंटू डी, वर्क कितना है, F इंटू डी, बट इस वर्क के द्वारा तुमको एनर्जी यहां पर नहीं दिख रही है। अगर वर्क होगा तो गारंटीड एनर्जी दिखना चाहिए, बट एनर्जी में कोई चेंज। तो वर्क हमने जो किया वो गया कहाँ? जो हमने वर्क किया वो गया कहाँ? शायद कोई बैठा है यहाँ पर जो हमारे वर्क को एक तरह से जीरो कर दिया। हमने जितना भी मेहनत करके यहाँ पर वर्क कैलकुलेट किया, वर्क हमने किया, उस वर्क के बदले उसने क्या किया, निगेटिव वर्क कर दिया। तो जितना हमने प्लस का वर्क किया उसने क्या किया, माइनस का। और माइनस का वर्क किसने किया होगा, फ्रिक्शन ने, क्योंकि जब बॉडी को तुम आगे लेके जाओगे तो विस्थापन राइट हैंड साइड है, फोर्स राइट हैंड साइड, तो ये जो वर्क बनेगा आपका पॉजिटिव बनेगा। लेकिन जो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन कैसा वर्क करेगा, निगेटिव वर्क करेगा। तो यहां पर अगर देखा जाए कि एनर्जी में कोई चेंज है क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या यहाँ पे जीरो है। मतलब कि ओवरऑल जो वर्क हुआ गया कहां, फ्रिक्शन खा गया, फ्रिक्शन खा गया। समझ में आ रही बात? अच्छा, अब कोई बच्चे कहे सर फ्रिक्शन गायब कर दो, फ्रिक्शन को गायब कर दो। भाई साहब अगर फ्रिक्शन गायब हो जाएगा ना तो वर्क ही नहीं होगा। फ्रिक्शन जैसे गायब होगा वर्क जीरो हो जाएगा। वर्क किस कंडीशन में होता है ये तुमको आज किताब से अलग हट करके तुमको बैठ के पढ़ना पड़ेगा इस चीज को। और ये आज की बात नहीं, जब जब वर्क एनर्जी दोनों वर्ड या कहीं पर एनर्जी वर्ड आएगा तो वहां पर कहीं ना कहीं इस चीज का तुम्हें इंपॉर्टेंस फील होगा। वर्क तभी होता है जब बॉडी विस्थापित ना होना चाहिए। सुनना, इसको हिंदी में लिखना आप इसको अच्छे से। वर्क तभी होगा जब बॉडी विस्थापित ना होना चाहिए फिर भी उसको विस्थापित किया जाए, तो उस कंडीशन में वर्क करना पड़ेगा। अब तुम जैसे इसको मान लो एक बॉडी ही जो हैंग के, इसको हमने मान लिया एक बॉडी, ये बॉडी नीचे रहना चाहती कि ऊपर? अगर हम इसको यहां से मौका दें तो ये नीचे जाना चाहेगी। नीचे जाने का मतलब कि इसको शायद नीचे कोई खींच रहा, ठीक है, या ये बॉडी नीचे रहना चाहती है। फिर भी आप इसको यहाँ पे रख के, मतलब कि आपने शायद इसका जो एक तरह से वेट है उस वेट के अपोजिट आपने एक बल लगा के रखे हैं, ठीक है। अब इस बॉडी को हम ऊपर और लेके जाएं, क्या वर्क करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी ऊपर नहीं जाना चाहती है, ठीक है, बॉडी ऊपर नहीं जाना चाहती है। फिर भी तुम इसको ऊपर लेके जा रहे हो तो उस कंडीशन में तुमको वर्क करना पड़ेगा। जब कोई अपोज करेगा तो उस कंडीशन में तुमको वर्क करना पड़ेगा। अपोज करने वाला अगर कोई नहीं है तो उस केस में वर्क भी हमको जीरो मिलेगा। समझ में आ रही बात? कुल मिला के अगर फ्रिक्शन यहां से गायब कर दिया जाए तो वर्क की कहानी यहां पर बनी नहीं पाएगी। तो F इंटू डी कॉस थीटा जो तुम वर्क कैलकुलेट करते हो वो उस कंडीशन में कैलकुलेट करते हो कि जब यहां पर फ्रिक्शन बैठा है, फ्रिक्शन है बट तुम उस चीज को अवॉइड करके चल रहे हो। जो वर्क हमने किया पूरी तरीके से F इंटू डी में कन्वर्ट हो गया। बट अगर फ्रिक्शन मान लो नहीं है तो उस केस में F का पर्पज क्या हो जाएगा, इसको दौड़ाना। जैसे दौड़ेगी बॉडी तो फाइनली यहां पर आप वर्क कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? तो F इंटू डी की कहानी ये होती है कि जो W होता है F इंटू डी कॉस थीटा तब बनता है जब यहाँ पर बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं, मतलब कि जो एक्सेलेरेशन जीरो होता है, या ये कहें कि इसकी जो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा। समझ में आ रही बात? तो ये जो है ना वर्क की बेसिक परिभाषा ये होती है कि जब बॉडी में विस्थापन ना हो फिर भी आप उसको विस्थापित करना चाहें तो उस कंडीशन में तुमको वर्क करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? अगर हम ग्रेविटी हटा, जैसे मान लो बॉडी है, इस बॉडी को हम ऊपर उठाएं तो बॉडी ऊपर जाना चाहेगी, नीचे रहना चाहेगी, नीचे रहना चाहेगी। बट फिर भी आप इसको इसकी मर्जी के खिलाफ ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, मतलब कि यू हैव टू डू वर्क, यू हैव टू डू वर्क, आपको वर्क करना पड़ेगा क्योंकि बॉडी नीचे जाना चाहती है फिर भी आप इसको ऊपर उठा के ले। समझ में आ रही बात? चलिए बात हो गई। आपको ये जो लाइन हिंदी में बोली ना कि जब बॉडी में, अच्छा फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको फ्रिक्शन आगे जाने से रोकेगा, फिर भी आप इसको लेके जाना चाह रहे हैं तो आपको वर्क यहाँ पे करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? चलिए ये बात हो गई
वर्क के बारे में। ठीक है, ये वर्क की बात हमने कर ली। अब इसमें 2-3 बातें आपको बता दी हैं, उनको आप अच्छे से याद रखिएगा। और जो ये आखिरी बात हमने बोली कि बॉडी अगर विस्थापित नहीं होना चाहती फिर भी आप उसको विस्थापित करना चाहते हैं तो आपको वर्क करना पड़ेगा। अगर बॉडी खुद ही विस्थापित हो जा रही है तो उस केस में तुमको वर्क नहीं करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? चलो टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई बॉडी है जिस पर, अच्छा, जो F/d cos थीटा हम लोगों ने यहाँ पे फार्मूला लिखा है, इस फार्मूले में एक बात और नोट कर लेना, इस फार्मूले की यूज तब तक तुमको करना है जब तक F कैसा होगा, कांस्टेंट। अगर F कांस्टेंट है तो वर्क का जो फार्मूला F/d cos थीटा वैलिड होगा, ठीक है। और इसमें थीटा 90 डिग्री है तो उस केस में वर्क कितना हो जाता है, 0। वर्क कितना हो जाता है, 0। अब इस पर बहुत से बच्चे जो है ना उल्टा सीधा क्वेश्चन जो है किताब में लिखा होता है कि एक कूली है, कूली जो है सामान एक प्लेटफॉर्म दूसरे प्लेटफॉर्म में ले जाकर रखता है तो उसके द्वारा कोई वर्क होता नहीं है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है। उसने काम नहीं किया फिर भी पैसा मांगता है, पैसा देना पड़ता हम लोगों को। बट अगर फिजिक्स के भी आप पे चले तो जो कूली है, कूली क्या करेगी, जैसे मान ले कूली है, इसने क्या किया, इसने ज़मीन पर पड़ा जो बैग है, सूटकेस, इसको उठा करके अपने सिर पे रखेगा, ठीक है। इसको अपने सिर पे रखा और जब सिर पे रखेगा तो जो कूली है, इस कूली के सिर पर जो ये बैग है, इस बैग का वेट कहाँ बन रहा होगा, नीचे, ठीक है। बैग का मास मान लेते हैं m है तो बैग नीचे कितना फोर्स अप्लाई करेगा, mg, ठीक। और कूली भाई साहब जो ऐसे टुकड़ो टुकड़ो करके ऐसे आगे भाग रहे, ठीक है। ये सुंदर से ये उल्लू नहीं है भाई साहब, ये इंसान है, ठीक है। और ये भाई साहब जो ऐसे, ये इनिशियल पॉइंट मान लो ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 था और ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 है। यहाँ पर भाई साहब बैग लेके पहुँचे तो इन्होंने पूछा कि भैया हमारा जो है पैसा दो, तो बोले कि वर्क आपने किया नहीं, ठीक है। फिजिक्स वाला एक बंदा था जो हमसे पढ़ के गया था, ठीक है। उसने बोला कि आपने वर्क किया ही नहीं। बोले क्यों, बोले कि तुमने जो भार है इसका, जो बैग का, उस बैग का भार कहाँ बन रहा है, नीचे। विस्थापन कहाँ हमारा, बोलो, क्षैतिज में। विस्थापन कहाँ पर है, क्षैतिज में। अब mg और हॉरिजॉन्टल के बीच का जो एंगल कितना है, 90 डिग्री है। और जब भी cos 90 बनेगा उस केस में वर्क कितना हो जाएगा, 0। तो कूली जो है वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी बातें, छोटे बच्चों वाली बातें होती है कि कूली वर्क नहीं करता है, क्यों नहीं करता, उसके पीछे ये लॉजिक है। अब इसको जान लेने से तुमको ऐसा नहीं लगता कि तुम आइंस्टीन टाइप फीलिंग ले आओ अंदर की, नहीं अरे हम तो हिसाब पूरी दुनिया जान गए, है ना। और इतना जानने के बाद बच्चा क्या करेगा, 4 से बच्चों से पूछो अभी ये बताओ कि कूली वर्क करता है कि नहीं करता, है ना। तो कूली के पास जा करके पूछो और कूली को ऐसा जो है कहो कि तुम ये सामान यहाँ से उठा के रखो और भाई साहब तुमको वर्क नहीं करना पड़ेगा, तो पैसा तुमको कितना मिलेगा, 0। कूली भाई साहब को सूट देगा, वहाँ पे कहेगा कि तुमने सामान अपना यहाँ से यहाँ रखवा दिया और अब कह रहे हो पैसा नहीं दोगे, वर्क कितना है, 0, ठीक है। तो वो ये चीज़ें नहीं समझेगा कि वर्क क्या है। अभी उसको ये सब आता होता तो कूली थोड़ी बनता, ठीक है। वो तुम्हारे जैसा कहीं पढ़ रहा होता अच्छी जगह पे, ठीक है, या फिर पढ़ लिख के आज कहीं मतलब तुम्हारी जगह पर होता और तुम उसकी जगह पे होते, ठीक है। तो कुल मिला के जो कहानी है इसको आप अच्छे से समझ लो, इसमें कोई खास रॉकेट साइंस नहीं है कि जो F/d cos थीटा है, थीटा अगर 90 है एग्जैक्ट तो वर्क 0 होगा, ठीक है। और थीटा 90 से कम है तो वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव। थीटा 90 से अधिक होगा, वर्क कैसा बन जाएगा, निगेटिव। और वर्क जो भी हम कैलकुलेट करेंगे अभी स्टार्टिंग में, उन सभी केस में बॉडी में विस्थापन तो होगा, बॉडी पर बल भी लग रहा होगा, लेकिन उस बल के द्वारा कोई एक्सलेशन जैसी बात हम लोग अभी फिलहाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बात होगी। अब जो है तुमको एक चीज और बताते हैं, जैसे मान लो ये नोट का एक पॉइंट है, यदि F वेरिएबल है
यदि एफ वेरिएबल है, ठीक है, फोर्स जो लग रहा है बॉडी पर वो वेरी हो रहा, तो उस केस में तुमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। बेसिक सी बात होती है, डब्ल्यू बराबर बन जाएगा एफ डॉट डी एक्स, या इसको डी एस कुछ भी लिख लो, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, ये कुछ भी हो सकता है। लिमिट अगर ये एक्स है तो एफ एज अ फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए, ठीक है, तब यहाँ पे एक्स आएगा। अब एफ एज अ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई दे दिया है, तो उस केस में जो वर्क का कैलकुलेशन होगा बाय वेरिएबल फोर्स, डब्ल्यू बराबर बन जाएगा एफ एक्स डॉट डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन अलग करोगे, एफ वाई डॉट डी वाई, इसका इंटीग्रेशन अलग करोगे, ठीक है। और अगर मान लेते एक पॉइंट हमको ऐसा दिया जहाँ पर एफ का वेरिएशन एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है, एक्स वाई तीनों में हो रहा, तो फाइनली यहाँ पर क्या लिखोगे, एफ जेड डॉट डी जेड और इसका इंटीग्रेशन, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, ठीक है। अब जैसे चुटकुला तुमसे पूछे कि मान लो बॉडी पर लगने वाला जो फोर्स है, उस फोर्स का फंक्शन अल्फा इंटू एक्स है ऐसे, ठीक है, और बॉडी को हम डिस्प्लेस करना चाहते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी। पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, कोऑर्डिनेट है 1,0, और पॉइंट बी कोऑर्डिनेट मान लो 2,0, ठीक है, या इसमें एक कोऑर्डिनेट और मान लेते हैं 1,2,3 ऐसे कुछ मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे W का वैल्यू कितना आएगा बोलो, एफ, चूंकि एफ क्या है, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, तो ये बन जाएगा अल्फा एक्स, यहाँ पर क्या लिखोगे, अल्फा एक्स इंटू डी एक्स, और इसका समाकलन कहाँ से कहाँ तक, ए से बी जा रहे हो ना, तो लिमिट क्या रखोगे 1 to 2, ठीक है, 1 से 2 तक। अब अल्फा यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दिया होगा आपको, ठीक है, तो आप यहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हो, कितना बन जाएगा बोलो, बन जाएगा अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2, डब्ल्यू कितना होगा बोलो, अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट इसका 1 से 2 तक, ठीक है। ऐसी कहानी आपसे पूछ लेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन अगर हम आपसे, देखो ये बेसिक बातें हम जैसे पूछे कि मान लो एफ ओ 2x प्लस 3y ऐसे हमने मान लिया, ठीक है, 2x प्लस 3y, मतलब कि जो f का वेरिएशन एज x एंड y, ये x और y के साथ वेरी कर रहा, और आपको बॉडी को डिस्प्लेस करना था a से b, ठीक है, a से b। a का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया 1,2, या 1,2 मान लो, और ये -2 + 4, ठीक है, -2 + 4, तो बॉडी को ए से बी लेके जा रहे हैं, और वर्क जो होगा यहाँ पर कैसा होगा, कांस्टेंट फोर्स वेरिएबल फोर्स, तो आंसर यहाँ पर बनेगा वेरिएबल फोर्स, ठीक है। क्या करना है यहाँ पर बच्चों, इंटीग्रेशन, W बराबर क्या लिखोगे तुम, इसको एफ एक्स हम लिखेंगे, और इसको हम क्या लिखेंगे बोलो, एफ वाई, ठीक है, एफ एक्स और एफ वाई, तो W क्या बन जाएगा बोलो, एफ एक्स डॉट डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन प्लस एफ वाई डॉट डी वाई, इसका इंटीग्रेशन। लिमिट क्या हमारे पास देखो, a to b, x का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके -2, 1 से लेके -2, और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ रखना है तुमको, 2 से लेके 4, ठीक है। अब कोई ऐसा बच्चा मुंह उठा करके नहीं बोलेगा कि सर ये जो है हमको इंटीग्रेशन नहीं आता, ठीक है, तो IIT की तैयारी करने बैठे हो तो ये चीज़ तुमको आनी चाहिए। ये सब बेसिक बातें हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। एफ एक्स का वैल्यू कितना रखोगे, 2x डॉट डी एक्स, ये कितना बन जाएगा बोलो, 3y dy, और इसका समाकलन। लिमिट तुम पहले जानते हो 1 से लेके -2 है ये, और ये 2 से लेके 4 है। अब यहाँ से W आप निकाल लो, ठीक है। 2x में x का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा बोलो, x² बाई 2,
और 3y का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा बोलो, y²/2। लिमिट क्या रखना, 2 to 4, 1 to -2। ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो इसको आप देख लो, तो इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ऐसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे चीज़ों को। बाकी अभी इन पर हम लोग चर्चा और न्यूमेरिकल अभी दोबारा करेंगे। ठीक है, बेसिक सी कहानी आपको मैं बता दी कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या होता है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स क्या होता है। एक तीसरा मेथड होता है वर्क का बाय ग्राफ। ठीक है, वर्क डन बाय ग्राफ। एक तीसरा मेथड होता है हमारे पास वर्क डन बाय ग्राफ। ठीक है, वर्क डन बाय ग्राफ। और ग्राफ जो होगा वो हमेशा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच का ग्राफ होना चाहिए। ठीक है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पर ग्राफ कुछ भी हमने मान लिया, जैसे मान लो ऐसा कोई ग्राफ है ये। अब एक चीज़ तुम याद रखना, जब भी ग्राफ वर्ड आए तो बिल्कुल भी ज़रा सा तुम्हें डिस्टर्ब नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है। ग्राफ में केवल दो बातें होती हैं, समझने से इसको। आज के बाद तुम ग्राफ को देख करके मुस्कुराओगे कि यार ये चीज़ तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अब क्यों जानते हो, क्योंकि तुम्हें किसने पढ़ाई, फिजिक्स चौहान सर ने। ठीक है, ग्राफ जब भी आए यहाँ पर दो बातें, पहली बात होगी या तो हम एरिया की बात करेंगे इसमें, या हम बात करेंगे स्लोप की। ठीक है, एरिया या स्लोप। अब इससे पहले तुमने काइनेमेटिक्स पढ़ रखी होगी, तो वहाँ पे वीटी ग्राफ, एटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ ऐसे करके मतलब ग्राफ आते हैं। एरिया मतलब होता है जिनके बीच हमने ग्राफ खींचा उन पैरामीटर को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जिनके बीच हमने ग्राफ खींचा उन पैरामीटर को मल्टीप्लाई करना है। स्लोप का मतलब होता है जिनके बीच हमने ग्राफ खींचा उनको क्या करना है, डिवाइड करना होगा आपस में। ठीक है, अब डिवाइड करने पर जो भी आपको मिलेगा वो उस ग्राफ के स्लोप के बराबर होगा। ठीक है, चलो हम दोनों चीज चेक कर लेते हैं। अगर हम एरिया देखने जाएंगे तो एरिया के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको मल्टीप्लाई करना होगा। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या दिख रहा है तुमको, देखो एफ इंटू डी, और एफ इंटू डी क्या होता है, डब्ल्यू। तुम कह सकते हैं कि एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑलवेज गिव्स वर्क। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑलवेज गिव्स वर्क। ठीक है, तो जो डब्ल्यू होगा वो हम लिखेंगे एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ठीक है, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ठीक है, ये एक तरीका हमारे पास और निकल के आ गया। अब तुम समझो इस को कि दूसरा पैरामीटर हमारे पास है स्लोप। स्लोप का मतलब होता है कि आप इनको डिवाइड करो। स्लोप मतलब क्या होता है, एक तरह से टेन थीटा। ठीक है, स्लोप का मतलब होता है हिंदी में टेन थीटा। ठीक है, अब टेन थीटा मतलब है कि जैसे हमारे पास एंगल मान लो थीटा था, तो ये वाली साइड क्या होगी बल, ये वाली साइड क्या होगी विस्थापन। तो बल बटे विस्थापन क्या बन जाएगा, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या बन जाएगा, फोर्स, और बाई में डिस्प्लेसमेंट। क्या ऐसा तुमने कहीं पढ़ा, ये कुछ ना कुछ है, लेकिन इसके बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है। हम कह सकते हैं ये हमारे पास सिलेबस में है ही नहीं, तो इसको हम लोग यहाँ पे नहीं सोचेंगे। ठीक है, याद करो पहले तुमने, अब थोड़ा रिवाइज करवा। जैसे मान लो ये वीटी ग्राफ था, वीटी ग्राफ में ये थीटा, ये वेलोसिटी एक्सिस, ये टाइम एक्सिस, इसका टेन थीटा क्या बताएगा बोलो, इसका टेन थीटा बताएगा वी बाई टी। और वी बाई टी तुम जानते हो पहले से क्या होता है, एक्सलेशन। वी बाई टी क्या होगा, एक्सलेशन। अब दूसरा कि आप जिनके बीच ग्राफ खींचे ना उनको आप मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, एरिया। एरिया, ठीक है, मल्टीप्लाई करो क्या मिला, वी इंटू टी। अब वी इंटू टी क्या होता है, वी इंटू टी होगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर डिवाइड करने पर भी मिला और मल्टीप्लाई करने पर भी मिला। ठीक है,
तो अभी फिलहाल जो F इंटू डी हमारे पास होता है या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो होता है, इसमें केवल और केवल आपको मल्टीप्लाई करने पर ही वर्क मिलेगा, डिवाइड करने पर वर्क नहीं मिलेगा। ठीक है, तो तीसरा मेथड था वर्क कैलकुलेट करने का। तो जो बेसिक चर्चा थी वर्क पे, बाय कांस्टेंट फोर्स, बाय वेरिएबल फोर्स, बाय एरिया अंडर कर्व, ये 3 तरीके हमारे पास होते हैं वर्क कैलकुलेट करने के। अब इन पर हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, बेसिक बात हो गई। चलो क्वेश्चन हम लोग इस पे कर लेते हैं। स्टार्टिंग हम लोग करेंगे वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन तुमसे ऐसे पूछे कि मान लो कोई बॉडी जिस पर फोर्स का वैल्यू विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दिया था 2i कैप प्लस 3j कैप, ऐसे दिया था न्यूटन। ठीक है, और बॉडी को हमने डिस्प्लेस किया पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी, और जो पॉइंट ए था हमारा ये था 1,3,4, और ये वाला पॉइंट हमारे पास 2,4,6। ठीक है, ऐसे। चले एक पैरामीटर और ऐड कर लो यहाँ पे, यहाँ पर मान लेते हैं ये है के कैप, ऐसे। ठीक है, न्यूटन। तो आपको वर्क कैलकुलेट करना है, और आप इसको देख के बताओ ये एफ कांस्टेंट एक वेरिएबल है, 2 न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट, 3 न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट, और यहाँ पर के कैप के पहले 1 बैठा है। ठीक है, तो जो एफ है पूरी तरीके से कैसा है, कांस्टेंट है। जब भी वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की बात आएगी तो वहाँ पर हम अप्लाई करेंगे एफ इंटू डी कॉस थीटा, एफ इंटू डी कॉस थीटा, ये अप्लाई करना आपको। ठीक है, अब ये ध्यान रखना कि जो एफ है अगर मैग्नीट्यूड में है तो डी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी मैग्नीट्यूड में आना चाहिए। एफ किस में, वेक्टर फॉर्म में, डी किस में होना चाहिए, वेक्टर फॉर्म। तो आपने वेक्टर फॉर्म में इसको लिखा था एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ऐसे आपने लिखा था। चलो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप निकालो यहाँ पे। अब कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमको निकालना नहीं आता है। कैसे निकालोगे, फाइनल कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस का 2 है, इनिशियल कोऑर्डिनेट 1 है, तो फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स, ये बन जाएगा एक्स एक्सिस का विस्थापन, एक्स मतलब यहाँ पे आपको लिखना है 2 - 1 आई कैप प्लस 4 - 3 जे कैप प्लस 6 - 4 के कैप। ठीक है, अब बात बराबर हो गई। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं था लेकिन वेक्टर में आ चुका है, ये पहले से वेक्टर में था, ये कोऑर्डिनेट दे दिया तुमको। ठीक है, अब इसको तुम निकालो, देखो डी का वैल्यू विद वेक्टर डायरेक्शन क्या आएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, ये फार्मूला अप्लाई करो वेक्टर डॉट डी वेक्टर, तो W का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा बोलो, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, और आपको मल्टीप्लाई क्या करना है यहाँ पे, डी वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, और डॉट मल्टीप्लीकेशन सबको आता है, आई का आई से गुणा, जे का जे से, और के का के से। ठीक है, 2 × 1 मतलब कि 1 हो जाए और 2 हो जाएगा ये, प्लस 3 × 1 मतलब कि 3 हो जाएगा ये, 2 × 1 फिर से क्या बन जाएगा 2, जोड़ो ये आ जाएगा 7 जूल। ठीक है, तो वर्क कितना होगा यहाँ पे 7 जूल। अब जैसे मान लो क्वेश्चन में थोड़ा चेंज, इसको आप देख लो एक बार अच्छे से, देख लिया। चलो अब जैसे कहा जाए कि मान लो यहाँ पर ये दिया था f का जो वैल्यू है
एफ का वैल्यू हमने मान लिया, कुछ वैल्यू मान लो 5 न्यूटन जैसे कुछ, एफ का वैल्यू हमने मान लिया 5 न्यूटन। अब तुमसे पूछा जाए कि बॉडी फिर से ए से बी विस्थापित हो रही है, ठीक है। एफ किस में दिया, मैग्नीट्यूड फॉर्म में। बॉडी ए से बी विस्थापित होना चाह रही है, बॉडी ए से बी विस्थापित हुई बाई अ फोर्स 5 न्यूटन, ठीक है। ये किस में है, मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है इसको किस में लिखना तुमको, मैग्नीट्यूड में, ठीक है। ये आंसर आया समझ में। हमें इसको देख करके इसको डिसाइड करना, अगर ये मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन है तो इसको भी किस में लाना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। अगर ये केवल मैग्नीट्यूड है तो ये भी किस में आना चाहिए, मैग्नीट्यूड में। तो मैग्नीट्यूड कैसे आप निकालोगे, बताओ बताओ बताओ, मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, बोलो भाई। चलो कोई नहीं बोलो। मैग्नीट्यूड आप निकालोगे, आई कैप जे कैप हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल का स्क्वायर एंड देन टेक रूट। इंडिविजुअल का स्क्वायर, उसके बाद फिर क्या लेंगे, पूरे का रूट। 1 1 और 4, 4 2 6, तो कितना बन जाएगा, रूट 6 मीटर, ठीक है, रूट 6 मीटर। और एफ का वैल्यू कितना दिया तुमको, 5 न्यूटन, ठीक है। तो वर्क डन कितना आएगा, अब सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, एफ इंटू डी, डब्ल्यू आएगा, एफ का वैल्यू कितना 5, डी का वैल्यू कितना बना, रूट 6, तो डब्ल्यू कितना बन जाएगा 5 रूट 6 जूल। समझ में आ रही बात। ऐसे चुटकुला तुमसे पूछ सकता है, ठीक है। ये एक चुटकुला टाइप न्यूमेरिकल था, इसको भी आप देख लो अच्छे से। चलिए इसको नोट कर लिया। चलिए कुछ और न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, वैरायटी चेंज करके। अब जैसे कहा जाए कि कोई एक इंक्लाइन सरफेस है, कोई एक इंक्लाइन सरफेस है, बॉडी का कुछ मास दिया है, बट मास से कोई यहाँ पे हमारा मतलब है, चलो मास से भी मतलब मान लेते हैं। ये एंगल थीटा है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर म्यू दिया है, ठीक है। अब ये बॉडी जादुई बॉडी तो है नहीं कि अपने आप ऊपर चढ़ जाएगी, ठीक है। इसको चढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी। एक्सटर्नल एजेंट मतलब एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पर कितना अप्लाई किया, एफ। क्वेश्चन है कि बॉडी को हम इस पॉइंट से उठा करके टॉप पॉइंट पे लेके जाना चाहते हैं। टॉप पॉइंट जो है हमारा, इस पाथ की जो लेंथ हमने मान लिया एल, ठीक है। पाथ की लेंथ कितना, एल। हम यहाँ पर इसको लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। ले जाके इसको रख दिया, ठीक है। बी पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट। तो तुमसे पूछेगा कि जो वर्क हमें करना पड़ेगा, क्वेश्चन है फाइंड डब्ल्यू। अब इसमें पहला क्वेश्चन बाई एक्सटर्नल फोर्स जो कि एफ है यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन बाई फ्रिक्शन फोर्स, बाई फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। और तीसरा है अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स, अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, अगेंस्ट फ्रिक्शन। चौथा क्वेश्चन यहां पर ये बन सकता है बाई ग्रेविटी, बाई ग्रेविटी। और आखिरी क्वेश्चन इसमें बनेगा अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे 5 क्वेश्चन, ठीक है। अब चलो पहला क्वेश्चन बताओ क्या आएगा आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर बोलो भाई, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा, अच्छा बॉडी को हम दौड़ा रहे हैं कि सिर्फ उठा के रख रहे हैं, यहाँ पर हम केवल बॉडी को उठा करके रख रहे हैं, ठीक है।
मतलब कि जो F होगा इस F के अपोजिट कोई नीचे लग रहा, और वो इतना है कि सिर्फ इस F को कैंसिल कर ले जा रहा। ठीक है, ये F जो नीचे लगने वाले फोर्स है उनसे ज़्यादा नहीं है, ठीक, उनके जस्ट बराबर है। और बॉडी को बिल्कुल आराम आराम, मतलब इसमें एक तरह से कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन नहीं लाना आपको। ठीक है, एक्सीलरेशन नहीं लाना, मतलब कि वेलोसिटी में कोई चेंज, अगर इनिशियल जीरो वेलोसिटी पर थी बॉडी तो किसी पॉइंट पर इस पर जो वेलोसिटी बनेगा जीरो रहेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर अब समझना है, इसमें एक पॉइंट निकल के आएगा, है तो यहाँ पर कई सारे फोर्स, अप्लाइड फोर्स है, ग्रेविटी फोर्स होगा, एक तरह से mg होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा, नॉर्मल फोर्स होगा, कई सारे फोर्स यहाँ पे होंगे। बट हमारा केवल उन्हीं फोर्स के द्वारा वर्क कैलकुलेट करना होगा जिन पर बात की गई है। अगर F पर बात की गई है तो केवल F से आप F से मिलोगे, बाकी कितने फोर्स उनसे हमारा मतलब नहीं होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा गया बाय दिस फोर्स, तो आप इसको देखो और विस्थापन देखो, विस्थापन है कितना, L है। ठीक है, F और L के यहाँ दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो पहला आंसर जो बनेगा हमारे पास पहले केस का W, हमें उस बल को देखना जिस पर वर्क कैलकुलेट करना है और कितना विस्थापन हो रहा, कितना एंगल बन रहा उनके बीच का, ये बन जाएगा उस बल के द्वारा, उस वर्क फोर्स के द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, तो कितना बन जाएगा F इंटू L, ये पहला आंसर हो जाएगा। दूसरा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा बोलो, नीचे। फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा, नीचे। क्वेश्चन नोट कर लो आप पहले। ठीक है, दूसरा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो बाय फ्रिक्शन मतलब कि जो फ्रिक्शन फोर्स होगा नीचे लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा बोलो, म्यू इंटू एन। ठीक है, म्यू इंटू एन, और इनके बारे में तुम पहले जानते हो, ये mg होगा, इस mg का ये कंपोनेंट क्या बन जाएगा, mg cos थीटा, जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो n बराबर क्या बन जाएगा, mg cos थीटा। अब देखो फ्रिक्शन नीचे लग रहा, बॉडी कहाँ डिस्प्लेस हो रही है, ऊपर की तरफ, तो फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना बन रहा है, 180। तो W बराबर क्या बनेगा, फ्रिक्शन इंटू विस्थापन और इनके बीच का एंगल। ठीक है, फ्रिक्शन और इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू इनके बीच का एंगल। ठीक, कितना बन रहा, 180। cos 180 कितना होगा, -1। ठीक है, तो माइनस का F का वैल्यू कितना बन जाएगा, म्यू mg cos थीटा। ठीक है, म्यू इंटू एन मतलब कि n कितना होगा, mg cos थीटा, माइनस का म्यू mg cos थीटा। ठीक है, और cos 180 कितना होगा, -1, तो माइनस हमने पहले मल्टीप्लाई कर लिया, इंटू विस्थापन। ठीक है, तीसरा यहां पे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट किसने वर्क किया है, ये अप्लाइड फोर्स, और कितना वर्क करेगा, जितना कि फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क करेगा उतना ही ये पॉजिटिव वर्क करेगा। समझ में आ रही बात। अगर बॉडी का वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है तो फाइनली यहां पर जो नीचे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स होगा, उस फ्रिक्शन फोर्स का वर्क और इस F का वर्क बराबर नहीं होगा। ठीक है, समझना इस चीज को, F ऊपर है, विस्थापन ऊपर है, फ्रिक्शन फोर्स नीचे, mg sin थीटा नीचे, mg sin थीटा फ्रिक्शन मिल करके ये जो F है इसका जो वर्क पॉजिटिव वाला बनेगा, उस पॉजिटिव वर्क में फ्रिक्शन और mg sin थीटा ये दोनों इतना निगेटिव वर्क कर लेंगे ताकि इस बॉडी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना हो। समझ में आ रही बात। तो बाई फ्रिक्शन निगेटिव वर्क होता है और अगेंस्ट फ्रिक्शन जो होता है जितना निगेटिव वर्क होगा बाई फ्रिक्शन उतना ही बन जाएगा पॉजिटिव, F इंटू एल कॉस 0 डिग्री। ठीक है, तो F का वैल्यू कितना है, म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा इंटू एल, इतना पॉजिटिव वर्क आ जाएगा। तीसरा क्या है बोलो, तीसरा चौथा बाई ग्रेविटी। ग्रेविटी में देखो mg है और mg के कंपोनेंट है mg sin थीटा। mg sin थीटा कहाँ लग रहा है, देखो mg sin थीटा नीचे लग रहा था और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर बन रहा था, ऊपर की तरफ। इनके बीच एंगल कितना है, 180। तो चौथे केस का आंसर बोलो क्या बन जाएगा, W बराबर जिसके द्वारा वर्क पूछा गया है उस बल को आपको देखना है, और उस बल के बाद देखो बल विस्थापन से किस कोण पर बन रहा है उस कोण को मल्टीप्लाई कर लेना कॉस के साथ।
तो mg साइन थीटा इंटू विस्थापन गुणा कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 कितना होगा -1। तो फाइनली यहाँ पे W का वैल्यू कितना आएगा बोलो, माइनस का mgl साइन थीटा, माइनस का mgl साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि कॉस 180 -1 हो जाएगा। और आखिरी हमारे पास है अगेंस्ट ग्रेविटी। अगेंस्ट ग्रेविटी कितना होगा, जितना बाई ग्रेविटी होगा उतना ही अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। अगेंस्ट ग्रेविटी कितना हो जाएगा, प्लस का mgl साइन थीटा, प्लस का mgl साइन थीटा। इस क्वेश्चन करवाने का केवल एक पर्पज ये था, हालांकि इसमें भी हम लोग चेंज करेंगे तो नीट लेवल पर न्यूमेरिकल थी। इस क्वेश्चन का बेसिक पर्पज ये था कि तुम्हें जब F के द्वारा वर्क पूछा गया, तुमने F से पूछा, बाकी किसी से नहीं पूछा। जिसके द्वारा वर्क पूछा जाएगा केवल उस बल को देखना है, बाकी कितने फोर्स लग रहे हैं उनसे हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। इसके द्वारा वर्क कैलकुलेट करना था, तुमने इससे इसको देखा और इसको देखने के बाद विस्थापन से किस कोण पर बन रहा वो देखना है। F और L सेम डायरेक्शन, तो फाइनली इनके बीच कितना एंगल बनेगा, 0 डिग्री। जब हमें बाई ग्रेविटी की बात करनी थी तो mg यहाँ पर पूरा पूरा इस mg का एक कंपोनेंट mg cos थीटा दिख रहा है, mg sin थीटा। mg cos थीटा किस एंगल पर है, विस्थापन के परपेंडिकुलर, इसका वर्क 0। नॉर्मल कितने एंगल पर बन रहा है बोलो, 90 पर। इस नॉर्मल का वर्क कितना बन जाएगा, 0। बचा हमारे पास देखो म्यू एन और mg sin थीटा। mg sin थीटा नीचे लग रहा, ठीक है, वो विस्थापन के क्या है, अपोजिट है। फ्रिक्शन क्या है, विस्थापन के अपोजिट है। बट जब बाई ग्रेविटी की बात आती है तो बाई ग्रेविटी निगेटिव होता है। ये हमेशा निगेटिव होगा, इस पर हम श्योर नहीं है, इसको हम हमेशा नहीं कह सकते कि बाई ग्रेविटी हमेशा माइनस होगा। बाई ग्रेविटी वर्क मे बी पॉजिटिव मे बी निगेटिव, हम इस पर भी बात करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे जहां पर बाई ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क होता है, बाई ग्रेविटी निगेटिव वर्क होता है। बट बाई फ्रिक्शन याद रखना, बाई फ्रिक्शन ऑलवेज निगेटिव, बाई फ्रिक्शन वर्क ऑलवेज निगेटिव होता है। फ्रिक्शन कभी पॉजिटिव वर्क करेगा ही नहीं, समझ में आ रही बात। बाई फ्रिक्शन यहाँ पर कैसा हो जाएगा, अगर सिंगल बॉडी है, बाकी हम कॉम्प्लिकेट करेंगे चीज़ों को तो वहाँ पर बाई फ्रिक्शन भी पॉजिटिव वर्क बन जाता है, समझ इस चीज़ को। बट अभी सिंगल बॉडी है तो उस केस में बाई फ्रिक्शन हमेशा कैसा वर्क होगा, निगेटिव, और अगेंस्ट फ्रिक्शन कैसा होगा, वर्क पॉजिटिव। तो हमने इसको जनरलाइज नहीं किया, ये कंडीशन बेस्ड नीट लेवल पे चुटकुला था, जहाँ पर हमने इसे तुमको समझा दिया कि बाई फ्रिक्शन की बात हुई तो यहाँ पर निगेटिव और अगेंस्ट फ्रिक्शन की बात हुई पॉजिटिव। बट इसको रट लोगे, गलत फहमी। ये हमेशा माइनस होगा, गलत। ये हमेशा प्लस होगा, गलत। ये हमेशा माइनस होगा, गलत। ये हमेशा प्लस होगा, गलत। ये अभी कुछ केस हम देखेंगे जहाँ पर ये बाई ग्रेविटी हमने जो कैलकुलेट किया ये प्लस हो जाएगा, अगेंस्ट ग्रेविटी आपने देखा प्लस है, ये माइनस हो जाता है। सिंगल बॉडी है तो बाई फ्रिक्शन ऑलवेज निगेटिव। अगर ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा है तो उस केस में बाई फ्रिक्शन वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से छाप लो एक बार। चलिए नोट कर लिया इसको। चलो जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे एक मान लो एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को एक रस्सी के द्वारा लोअर कर रहे हैं, ठीक है। रस्सी के द्वारा हम जैसे ये रस्सी समझो, इस रस्सी में नीचे एक ब्लॉक हमने बांध दिया और रस्सी को हम या तो ऊपर उठाएंगे या तो इसको नीचे लटकाएंगे, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो पहला केस हम मान लेते हैं कि ब्लॉक का मास m था, ये स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग है, ठीक है। और इस रस्सी को हमने क्या किया, ए से नीचे लोअर किया, ए से स्लोली लोअर कर रहे हैं, ए एक्सलेशन से इसको हम स्लोली लोअर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि अगर इस ब्लॉक को हम नीचे लटकाते लटकाते फाइनली ए चलो नीचे लटका दें में, तो इसको नीचे लटकाने में कितना वर्क करना पड़ा, ठीक है।
इस रस्सी में जो टेंशन है उस टेंशन के द्वारा वर्क कितना करना पड़ेगा। ठीक, क्वेश्चन ये बनेगा स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वर्क डन बाय टेंशन इन द स्ट्रिंग, वर्क डन बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, जो स्ट्रिंग में टेंशन आएगा उस टेंशन के द्वारा वर्क कितना करना पड़ेगा। तो बेसिक सा देखो, कितना नीचे इसको लोअर करना है h, टेंशन ऊपर कितना बनेगा t, वेट कितना होगा नीचे mg। न्यूटन साहब ने एक बात बताई कि अगर बॉडी में एक्सीलरेशन है तो एक्सीलरेशन कितना होगा, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, उसके बराबर होगा। तो कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं डायरेक्ट इसका, mg माइनस टी बराबर क्या लिखोगे, मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, और ए का वैल्यूम कहते हैं कि मान लो ए का वैल्यूम को दिया g/4 ऐसे, ए का वैल्यू कितना दिया g/4, तो mg माइनस टी बराबर mg/4, चूँकि ए का वैल्यू g/4 इस साइड लाओ, mg/4 इस साइड आएगा माइनस होगा, तो mg माइनस mg/4 मतलब कि 3mg/4, तो t का वैल्यू बनेगा 3mg/4। ठीक है, t का वैल्यू बना 3mg/4। अब तुम देखो जब ब्लॉक को नीचे लोअर कर रहे हैं तो टेंशन कहाँ बन रहा है, टेंशन तो अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होता है, वो ऊपर लग जाएगा। वर्क डन बाय टेंशन, टेंशन को देखना है, और विस्थापन, विस्थापन कितना h, t और h के बीच एंगल कितना बन रहा 180 cos 180, कितना बन जाएगा बोलो, टेंशन कितना है 3mg/4 इंटू h, ये किस में आएगा माइनस में। ठीक है, माइनस का 3mgh/4, ये वर्क डन बाई टेंशन है। समझ आई बात, समझ में आई बात, ये है वर्क डन बाई टेंशन। ठीक है, वर्क डन बाई टेंशन। अब ये बताओ कि वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना होगा, वर्क डन बाई ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब कि mg, mg कितना है, mg देखो नीचे, और विस्थापन भी कहाँ बन रहा नीचे, तो mg गुणा h, mg नीचे विस्थापन नीचे, एंगल कितना cos 0, वर्क डन बाई ग्रेविटी बोलो कितना बनेगा, प्लस का mgh। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम ये कहते हैं कि मान लो कि जो स्ट्रिंग था इस रस्सी को हम ऊपर खींच रहे हैं। ठीक है, रस्सी को जो है ब्लॉक से बांध करके इसको हम ऊपर खींच रहे हैं, और ऊपर आज भी हमने क्या किया कि इसको जो है a बराबर g/4 से खींच रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है यहाँ पर भी जो रस्सी है ना इसको हम ऊपर खींच रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे वर्क डन बाय टेंशन कितना होगा और वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी यहाँ पर देखो कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, टेंशन कहाँ बन जाएगा ऊपर, और नीचे mg बन रहा होगा। अब अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो ऊपर जो बल होगा बॉडी पर वो नीचे लगने वाले बल से अधिक होगा। न्यूटन साहब ने यही बात बोली थी हमसे। तो T माइनस mg बराबर m इंटू ए, और एक जगह पर क्या रखना तुमको g/4, तो m इंटू एक जगह पर mg/4 लिख लें डायरेक्ट हम, ये इस साइड आएगा। तो टेंशन कितना बन गया बोलो, mg/4 प्लस mg मतलब कि 5mg/4, ये टेंशन आ गया 5mg/4। अब टेंशन 5mg/4 है, ऊपर की तरफ टेंशन है, और आप इस ब्लॉक को यहां से इस वाले पॉइंट से खींच करके यहां तक पहुंचा दिया। ठीक है, ब्लॉक जो है अब जो है ऐसे यहां पर ब्लॉक पहुंच गया। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो जो इसमें विस्थापन है उस विस्थापन को हमने नाम दिया h। क्वेश्चन पूछा गया कि वर्क डन बाय टेंशन कितना होगा। ठीक है, वर्क डन बाय टेंशन कितना होगा, तो टेंशन देखो ऊपर, विस्थापन ऊपर, वर्क डन बाय टेंशन कितना बना, टेंशन इंटू विस्थापन और इंटू इनके बीच का एंगल विद कॉस। ठीक है, cos 0, वर्क डन बाय टेंशन, टेंशन कितना बोलो 5mg/4 इंटू h, ये प्लस का आएगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी बोलो क्या आएगा आंसर। अब इसको ऊपर खींच रहे हो तो ऊपर ग्रेविटी तो लग नहीं सकती, ग्रेविटी नीचे ही लग रही होगी,
तो आपको देखना है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है mg वो नीचे लग रहा, विस्थापन कहाँ ऊपर, और इनके बीच एंगल कितना बोलो 180, cos 180 कितना बन जाएगा माइनस का 1, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना बनेगा माइनस का mgh। तो ये चीज़ तुमको रटना नहीं कि बाय ग्रेविटी ऑलवेज नेगेटिव, अगेंस्ट ग्रेविटी ऑलवेज पॉजिटिव, ऐसा तुमको रटना नहीं है। बाय ग्रेविटी पॉजिटिव भी हो सकता है, बाय ग्रेविटी नेगेटिव भी हो सकता है। बाय टेंशन देखो यहाँ पर क्या है नेगेटिव, यहाँ पर क्या बन रहा पॉजिटिव। अब क्वेश्चन देखो बच्चे से चुटकुला टाइप ऐसे पूछेगा, इसी क्वेश्चन को बढ़िया लेवल बना देते हैं हम लोग कि एक रस्सी से हमने एम मास का ब्लॉक हमने एच ऊंचाई तक इसको हमने नीचे छोड़ा, ठीक है, एच ऊंचाई तक हमने इसको नीचे छोड़ा। यहाँ पर वर्क बाय टेंशन जो है, वर्क डन बाय टेंशन मान लो W1 करना पड़ा, ठीक है, वर्क डन बाय टेंशन कितना करना पड़ा W1। अब इसी सिस्टम को ऊपर खींच रहे हैं, सेम रस्सी सेम ब्लॉक, H नीचे, अब यहाँ पर H ऊपर, एक्सलेशन नीचे G/4, एक्सलेशन यहाँ पर G/4 ऊपर। बच्चे का जो मानसिक संतुलन होता है वो इस बात को नहीं सोच पाता, वो सीधा से क्या कहता है कि अरे इसको तो नीचे भेजा G/4 से, अरे इसको ऊपर भेजा G/4 से, तो वर्क बराबर हो गया। वर्क कैसा होगा इक्वल होगा, बट ऐसा नहीं होगा, वर्क यहाँ पर इक्वल नहीं बन रहा, ठीक है। वर्क डन बाय टेंशन यहाँ पे निगेटिव होगा, माइनस का 3mg/4, यहाँ पर वर्क डन कैसा है पॉजिटिव, कितना है प्लस का 5mgh/4, ये दोनों बराबर है क्या, यही कहेंगे जितना ये माइनस का होगा उतना ये प्लस का होगा, वो भी तो नहीं दिख रहा, माइनस का 3mgh/4 प्लस का 5mgh/4। बात अलग है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस होगी, यहाँ पे प्लस होगी और यहाँ पर माइनस, जितना ये प्लस है उतना ही ये माइनस है। बाय ग्रेविटी जब नीचे जाएगा ब्लॉक तब उस केस में पॉजिटिव, जब ऊपर जाएगा ब्लॉक तब उस केस में निगेटिव। बट बाय टेंशन की बात करें तो बाय टेंशन ऐसा नहीं बराबर हो जाएगा, समझ में आ रही बात। तो W1 वहां पर मान लो वर्क है, यहाँ पे W2 वर्क है, क्वेश्चन पूछा W1 बाय W2 का रेशियो कितना होगा, तो बच्चा आंख बंद करके बोलेगा अरे भाई साहब ये तो जितना नीचे से जा रहा था अब उतने से ऊपर जा रहा, जितना नीचे गया उतना ऊपर गया। यहाँ पर अगर निगेटिव तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा, ठीक है, जितना यहाँ पे निगेटिव उतना यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब कि W1 बाय W2 का जो रेशियो आएगा -1, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 1:1। बट ऐसा नहीं है भाई साहब, आंसर तुम देखो W1 बाय W2 एक तो कितना है माइनस का 3/4, माइनस का 3/4, बाकी mg तो दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा 5/4, 4 ने 4 को मार दिया, ठीक है, फाइनली क्या बनेगा माइनस का 3/5, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखो क्वेश्चन छोटा इस था लेकिन कंबाइन करके बढ़िया क्वेश्चन बना दिया कि लोअर किया H वर्क W1, उठाया H वर्क W2 करना पड़ा, बाय टेंशन W1 बाय टेंशन W2, इनका रेशियो क्या बनेगा माइनस का 3/5, ठीक है, इसको आप छाप लो। तो ये बेसिक चर्चा हो गई, ठीक है, चलिए इसको आप छाप लो जल्दी से। चलिए बेसिक चर्चा हो गई और अगला लेक्चर हम लोग जो है इसी पर बात करेंगे, बट बढ़िया लेवल की न्यूमेरिकल। अब तो कहानी स्टार्ट हो गई, बेसिक बातें देखो तुम पहले जानते हो, ऐसा नहीं कि तुमको हम f/d cos थीटा समझाने के लिए पूरी दुनिया एक कर दें, फाइनली पता चला कि उससे निकला क्या, f/d cos थीटा सभी को पता है, बट उसका यूज कैसे करोगे, उसको कैसे कैलकुलेट करोगे क्वेश्चन में, ठीक है, तो वो चीज़ तुमको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो न्यूमेरिकल का स्टैंडर्ड हम लोग ठीक ठाक लेवल तक लेके चलेंगे। अभी ये बेसिक बात हो रही है, बेसिक बात में भी देखो हमने बढ़िया क्वेश्चन बना दिया कि W1 बाय W2 का अनुपात कितना होगा, ये बढ़िया क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये जेईई मेंस तक एक तरह से ये बन गया, अकेला ये नीट हो गया, अकेला ये नीट हो गया, लेकिन कंबाइन कर दिया जेईई मेंस हो गया, ठीक है। चलो बाकी हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे, आज के इतने रखते हैं, थैंक यू।